अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। 6 दिसंबर यानी आज का दिन बड़ा अहम था। हम इंतज़ार कर रहे थे कि पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है। बड़ा ही धमाका खेज ये इजलास होगा, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। हो सकता है कि इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद इजलास जब ख़त्म हुआ तो मौलाना आए बाहर और उन्होंने आकर ये ऐलान किया कि 23 मार्च को महंगाई मार्च का फैसला किया गया है। इस इजलास में इस्तीफ़े अभी नहीं देंगे। इस्तीफ़ों का कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है ये वक्त आने पर हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि मौलाना जो हैं उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं उनको ये अल्टीमेटम दिया है कि आप अगर इस्तीफ़े नहीं देते हैं तो मैं पीडीएम की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई बड़ा ऐलान जो है वो आज किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन। जो रिज़ल्ट आया वो बहुत कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि ये नून लीग की सीट है। तकरीबन 3 दहाइयों से नून लीग ही ये सीट जीतती आ रही है। लेकिन जो हाईलाइट थी इस इलेक्शन की वो ये थी कि पीपल्स पार्टी को इतने ज़्यादा वोट किस तरह से पड़ गए। 32,000 से ज़ायद वोट। अगर हम 2018 की बात करें, 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें तकरीबन 5,500 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ा था। तो इतना वोट कि आखिर आ कहाँ से गया। ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही कहते हैं कि टर्न आउट कम रहता है, लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा वोट पड़ जाना। दूसरी तरफ नून लीग को आम इंतखाबात में तकरीबन 90,000 वोट पड़ा था, लेकिन इस मरतबा उनको 46,000 वोट पड़ा है। जीत गई है बहरहाल नून लीग, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खतरे की घंटी बजा दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और नून लीग के लिए भी। आखिर में हम बात करेंगे जो सानेहा सियालकोट जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद पूरी कौम अफसरदा है, हर कोई मजम्मत कर रहा है, हर जानिब से कहा जा रहा है कि इस तरह का वाक़या नहीं पेश आना चाहिए था। अब एक अहम इजलास हुआ है, सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से ये कहा गया है कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दामात करने होंगे और अब वो किए जाएंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। जमशेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कैसर अहमद शेख साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून MNA हैं, ये हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि बैरिस्टर आमिर हसन रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। चीमा साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पीडीएम का सरबराही इजलास आज हुआ है। हमारी तरह आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा ऐलान आज पीडीएम कर सकती है, इस्तीफ़ों का फैसला हो सकता है? नहीं, सच्ची बात है, हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ना हम कोई मार्च में कर रहे हैं और ना पहले कर रहे थे। ये मीडिया की कंजम्पशन के लिए काम करते हैं और हमें ये पता है कि मीडिया की कंजम्पशन के लिए काम होता है। ये जो पिछली बार लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान लेके गए थे, मेरे ख्याल वो आखिरी था इनका। और उसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च बेसिकली आपका लिए एक बंद गली होती है। बंद गली में जो बंदा फंस जाता है फंस जाता है। ये बड़े मुश्किल दिन होते हैं लॉन्ग मार्च पे जाना। सो वो जो सबक उन्होंने सीखा, ये जो एक्सपीरियंस था उसके बाद मैं नहीं समझता कि जरूरत करते हैं। दूसरा ये कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है, मतलब फ्रेंचाइजी दी हुई है इस एहतजाज की कि मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करें और ये उसको स्पॉन्सर कर दें। वो लाहौर आते हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके आप कह लें मीनार पाकिस्तान नहीं जाते, क्या नाम है ये जो हमजा साहब नहीं जाते, मरीम बीबी नहीं जाती। पेशावर में भी रिसेंटली जो हुआ जलसा उसमें फजलुर रहमान साहब अकेले स्टेज पे खड़े थे, शाहिदा खान अब्बासी को साथ में ही दिया। सो बेसिकली इन्होंने तो किराए पे दिया हुआ एहतजाज। और इस तरह का आप कह लें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट को बगैर किसी कोई बड़े इशू के लाइक पनामा, इस तरह का कोई बड़ा इशू आ जाए, कोई बड़ी आपकी मॉरल पोजीशन बड़ी अप हो जाए या गवर्नमेंट की बड़ी ख़राब हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए, ऐसा हादसा हो जाए कि जिस पे गवर्नमेंट की मॉरल पोजीशन रहे ना कि वो गवर्नेंस कर सके या गवर्नमेंट में रह सके। इसके अलावा कोई और फिर ये कि साथ प्रेशर हो या प्रोटेस्ट हो या एक मॉब निकला, क्या नाम है, पूरी आवाम में एक चीज़ शरायत कर जाए, उस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। रिसेंट अगर देखें ये जो NA 133 का इलेक्शन हुआ है, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अपील की कि जी महंगाई निकलो महंगाई के खिलाफ। अब निकलो महंगाई के खिलाफ में जो लोग आए वो आपको पता है 18% लोग थे। 18% बिल्कुल, इसके ऊपर हमने बात करनी है चीमा साहब, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये पीडीएम के ऊपर जरा मैं कैसर साहब कोई हाई मॉरल ग्राउंड ऑपोजिशन को नजर नहीं आ रही है जिसकी बेस पर एहतजाज किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो क्योंकि पहले से ही तवक्को थी कि सर्दियों में मार्च का या धरने का मौसम नहीं है, तो इस मौसम को तो गुजार के ही ये जो भी एहतजाज करना था।
और बाकी अभी जमशेद इकबाल साहब ने कहा, मैं तो हैरान हूँ इनकी बातों पे, इससे ज़्यादा और कोराम क्या हो सकता है। ये तो कहते हैं कोई ऐसा वाक़या हो जाए, अब ये क्या हो सकता है आवाम का कि 177 रुपये डॉलर हो गया। ये इसके अलावा और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की पहली बार 8 अरब डॉलर का इंपोर्ट होगी, और ये जो करंट अकाउंट का रट्टा 3 साल लगाए हुए थे, हाईएस्ट हो गया करंट अकाउंट ये पिछले 5 महीनों में। अब आप देखिए तकरीबन 7 बिलियन डॉलर हो गया। ये तो कह रहे थे कि हमने डॉलर को भी 120 से लेके 177 कर दिया, बेड़ा गर्क भी लोगों को कर दिया। इससे ऊपर और क्या हो सकता है? अब लोग क्या और करेंगे? आप मतलब है ये कोई तमाशा है कि जो करंट अकाउंट के लिए इन्होंने सारा कुछ किया 3.5 साल, और करंट अकाउंट ही सारा उसका ही आपके सामने बात आ गई कि 7 अरब डॉलर 5 महीने में हो गया। अब ये क्या करेंगे? 2.25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, यानी 177 रुपये डॉलर पे। और तो इन्हीं चीजों को बुनियाद बनाकर कैसर साहब, इन्हीं चीजों को बुनियाद बनाकर भी तो एहतजाज किया जा सकता है ना। या अभी महंगाई मार्च का जो ऐलान किया है, चीमा साहब कह रहे हैं कि कोई जो है ना ऐसी कोई बड़ी चीज राइट नाउ नहीं है अपोजिशन के पास जिसकी बेस के ऊपर एहतजाज कर सके, लेकिन महंगाई, आवाम का मसला, ये सब कुछ, ये आप अपोजिशन की नाकामी नहीं समझते कि अपोजिशन को इसको बड़ी जल्दी टेकअप कर लेना चाहिए था और इसकी बेस पर एहतजाज करना चाहिए था? देखिए बात सुनिए ना, एहतजाज लोगों को तैयार हम कर, लोग हैं, हम क्या तैयार कर रहे हैं? हम जब जाते हैं वो हमें तैयार करते हैं। वो बार बार, अभी भी मैं हल्के से आ रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में आज अपने हल्के से आया और 3 दिन वहाँ रह के आया। तो लोगों और लोगों का क्या हालत हो, उनकी महंगाई का जो आलम है, जो बिजली का भाव, वो मेरे पास आज खुली कचहरी मैंने लगाई हुई थी, सैकड़ों लोग आए। वो लोग किसी के पास ना बिजली के बिल भरने का है ना अपनी फीस का है। हम उनको, जो गरीब लोग हैं, उनको अपनी फीसों के लिए और उनके बिलों के लिए, कैसे साहब आप कह रहे हैं लोग तैयार हैं, पेशावर में रैली होती है और वहां पर कोई नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से रैली जो है वो कैंसिल करनी पड़ती है। तो लोग अगर तैयार हैं, आपकी तरफ से मोबिलाइजेशन में कोई कमी है या कोई और मसला है कि लोग पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फिर रैलियां कैंसिल करनी पड़ती हैं? नवंबर के शुरू में ऐलान किया गया था कि हम जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर कोई एहतजाजी जलसा करेंगे या रैलियां निकाली जाएंगी, क्या हुआ सर? सही बात तो मैं आप बताऊं, बात यह है कि अवाम भी ये समझ रही है कि ये लॉन्ग मार्च, अभी तक अपोजिशन ने भी कोई रिजल्ट नहीं दिया ना। अपोजिशन भी बात कर रही है, मैं अपोजिशन का मेंबर हूँ, लेकिन हमने भी तो तारीख पे तारीख दी है और कोई ना कोई अभी तक हमने प्रोग्राम दिया नहीं है। पहली बार है कंक्रीट 23, अभी तो 3.5 महीने बाद की बात है, तो 3.5 महीने बाद अवाम। लेकिन मैं चीमा साहब की बात पे, जमशेद इकबाल साहब की, मैं हैरान हूँ कि इससे ऊपर पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा। मैं 55 साल से बिजनेस में हूँ, मैंने ये नहीं देखा लोगों के जो हालात हो गए हैं। लोगों का तो ना कपड़े का है, उनका ना खाने पीने का है, ना शेख साहब हम भी तो यही कह रहे हैं। जब से ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ तब से यही बात हम हर रोज करते हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ऑपोजिशन के लिए कि इसको टेकअप करके एहतजाज कर ले। लेकिन आप लोगों के भी तो आपस के मसले खत्म नहीं होते ना। पीडीएम के इजलास की जो अंदरूनी इत्तलात आई हैं कि नून लीग तैयार नहीं है इस्तीफे देने के लिए और नून लीग के अंदर भी इख्तलाफ पाया जाता है, जिसकी वजह से मौलाना साहब ने यह कहा कि अगर आप लोग इस्तीफे नहीं देंगे तो फिर मैं सरबराही छोड़ देता हूँ। देखिए एक राय ये भी है, बात ये है कि लोग जो है वो ये इस्तीफ़ों का मुख्तलिफ राय हैं। हर इस्तीफ़ों से भी रिज़ल्ट, पहले तो ये समझे ना, हमने ये डिस्कस करना है कि उसका इवेंचुअल रिज़ल्ट क्या होगा। देखिए जब तक हमारे मुल्क में जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो वो भी साथ नहीं देती, ये तो नहीं हुआ ना। सिर्फ लोगों के निकलने से, धरना देने से और लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से महंगाई तो नहीं ख़त्म हो जाएगी ना। लेकिन लोग जो है, लोगों को उनके अपने मामलात को देखने के लिए करना पड़ेगा। हम वो हमें कह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं, तो दोनों तैयार करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। देखिए ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें वक्त तो लगता है। ये सर्दी और ठंड के महीनों में हम नहीं समझते। यानी आपकी बात से मैं ये अखज़ कर रही हूँ कि अभी तक बिल्कुल फैसला नहीं हुआ है इस्तीफों का, और आप ये कह रहे हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम इस्तीफे देते तो इवेंचुअली उसका कंक्लूजन क्या होता है, कोई फ़ायदेमंद चीज़ उससे सामने आती है या नहीं। बैरिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आमिर हसन साहब ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तो आमिर साहब, फिर आप लोग जाएंगे मार्च में या फिर आपने बैठ के बस देखना है कि पीडीएम जा रही है मार्च करने के लिए इस्लामाबाद? देखें, पीपल्स पार्टी जानती है कि अब्दुल्ला की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो नहीं बन सकता। अच्छा, पीडीएम का हम हिस्सा नहीं है। हम पीडीएम बनाने वाले ज़रूर हैं,
लेकिन जो आप बार बार सवाल कर रही हैं और शेख साहब मेरे मोहतरम हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे और उन्होंने तस्लीम भी किया कि ऑपोजिशन तारीख पे तारीख देती रही है और ये किसका कसूर है? आज से आप लोग ऑपोजिशन नहीं है? मैं बताता हूँ जी, 1 साल पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया, आपको पता है। लॉन्ग मार्च के ऐलान के दौरान एक जिद आई, एक हठधर्मी आई कि पहले इस्तीफे होंगे फिर लॉन्ग मार्च होगा। हमने कहा आप लॉन्ग मार्च करें, उधर बैठें, हालात के मुताबिक देंगे। हम किस तरह इस्तीफे दे के असेंबलियों से बाहर चले जाएंगे, इंतखाबात करवाएं और आइन को बदल दें, जिसके लिए हमने 30 साल जद्दोजहद करके ज़िया के सारी आइनी तरामीम को ख़त्म करके दोबारा आइन को जमहूरी आइन बनाया है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, इस्तीफों के बगैर तो लॉन्ग मार्च हो नहीं सकता। और आज वो कह रहे हैं, आज इनका वही बात कर रहे हैं कि इस्तीफे जरूरी नहीं है जी लॉन्ग मार्च करें, जिस पर मौलाना साहब कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिस वक्त ये हुकूमत लरज रही थी, सेनेट में हार गई, सारे ज़मीनी इलेक्शन हार गई, कौमी असम्बली में ने शिकस्त फाश की, ये हुकूमत ख़त्म हो रही थी। आज से 1 साल पहले किसने ये मुजरिमाना फेल किया, ये अमल किया, किसने ये साजिश की? कौन बाहर बैठा हुआ शख्स था जिसके इशारे के ऊपर PDM को तोड़ा गया, जिसके इशारे के ऊपर लॉन्ग मार्च को मौखर किया गया, जिसके इशारे के ऊपर इस्तीफों को बुनियाद बना के इस हुकूमत को बचाया? मौलाना पीपल्स पार्टी पर पता है क्या इल्जाम लगा रही हैं वो? आज के इजलास में उन्होंने ये कहा है, जो अंदर की खबर है, बाहर आके तो डेफिनेटली उन्होंने ये बात नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे जो हैं वो पहले नहीं दिए गए, पीपल्स पार्टी ने मेरे कंधे पर बंदूक रख के रिलीफ ले लिया। ठीक है, और आप ये सवाल अब उठा रहे हैं कि पूछा जाए कि PDM को किसने तोड़ा? हम ना मौलाना साहब का ठीक कह रहे हैं ना, अब आगे ना हमारे मौकफ पे मौलाना साहब आगे ना कि मेरे कंधे तो पे आपने रिलीफ लिया? नहीं, पीपल्स पार्टी ने नहीं, वो दूसरी बात कह रहे हैं मेरे ख्याल से। वो कह रहे हैं कि इस्तीफे खुद नहीं दे रहे तो मेरे कंधे पे रख के उस वक्त बंदूक चलाई और हमें निकलवा दिया। आप इस मामले को इस तरह भी ले लें। देखिए, मौलाना साहब से हमने क्या रिलीफ लेना है? हमने तो मौलाना साहब को रिलीफ ही दे सकते हैं। इससे बड़ा रिलीफ क्या होगा कि मौलाना साहब की 4-5 सीटें हों, सबसे छोटी जमात हो और उसे सरबराह बना दिया जाए। मौलाना साहब के साथ हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हों, लेकिन एहतराम आड़े आता है और हम उनका एहतराम किए जाते हैं। इससे बड़ी क्या बात हो कि अल्लामा साहब, मौलाना साहब मियाँ नवाज़ शरीफ की जो इशारे अबरू है उसे फॉलो करते हों और हम खामोश रहें। हम बड़ा एहतराम करते रहें, लेकिन बात इतनी है कि इस चीज़ को माफ़ लोग नहीं कर सकते कि 1 साल पहले पूरा तैयार था, पूरा माहौल तैयार था, यह हुकूमत शिकस्त खुर्दा थी, यह हुकूमत खत्म होने पे थी। किसने ये साजिश की है? और आज देखें ना, आज भी 3.5 महीने बाद ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब सारे मर्जी के आपके हालात तो नहीं ना हो सकते कि सर्दी भी ना हो, इस्तीफे भी नहीं देने, मौसम भी खुशगवार हो, हमें कोई अरेस्ट भी ना करे, हमें लंदन जाने की रिलीफ भी मिल जाए, हमें अदालतें ज़मानतें भी देती रहें, हमारा कभी खुशी कभी गम चलता रहे, कभी हमारे ट्विटर म्यूट हालत में आ जाए, कभी बोलना शुरू कर दें। तो इतनी ज़्यादा आप चीज़ें मांगते हैं और उसके बाद फिर भी आप तहरीक के लिए तैयार नहीं है। हम यही कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जिस दर से इशारे की मुंतज़र है, ये इनका प्रॉब्लम है। एक घर इनका जो है वो मुजाहिमती फेस दिखाता है। ये जो गुड कॉप और बैड कॉप का तमाशा है ना, ये अब इन्हें खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, इसी जमात के साथ आप फिर पार्लियामान में मिलकर हुकूमत के खिलाफ वोटिंग करते हैं और बाहर आके जलसों में, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी जिस तरह की बात की कि सर्टिफाइड चोर हो गए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को चोर कहा करते थे, तो फिर ये आपके भी तो पार्लियामान में कोई और हमें मामलात नजर आते हैं, बाहर आते हैं तो कोई और मामलात होते हैं। आयशा साहब, ये जमहूरियत है, हमारा इख्तलाफ इनसे है। आज हमने कल इलेक्शन लड़ा है इनके खिलाफ और हम तो एक जमात नहीं है, हमारे इख्तलाफात हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे पार्लियामान होगा, जहाँ पे आवाम के आप लोग ही, फिर आप जितना रायमा बनाने वाले हैं, फिर हम पे तनकीद करते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी क्यों नहीं होती। तो बाहर भी इकट्ठी हो ना, हम तो ये भी कहते हैं। हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम इकट्ठे हैं पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, आज भी आयशा साहब आप भी सियासी समझ बूझ रखती हैं, कल भी ने यही करना पड़ेगा जो हम कहते थे, और वो है अदम एतमाद। कि 3.5 महीने बाद जो इन्होंने एक लॉन्ग मार्च करना है, क्यों ना इन 3.5 महीनों में, बल्कि 15 दिनों में बुजदार के खिलाफ हम लेके आए तहरीक अदम एतमाद। इन्होंने वो वक्त ज़ाया किया जब जहांगीर तरीन ग्रुप बना के बैठे हुए थे 37 लोगों का, और वो आवाज़ें दे रहे थे कि कोई आए और हम इस हुकूमत को ख़त्म करें। इन्होंने वक्त ज़ाया किया, 4-5 वोटों पर टिकी बुजदार जैसी हुकूमत
आप तो भी वो लाहौर जो की तरीन हैं और साहब- पंजाब की हैं, हमारे लिए मजाक है, बुज़दार है। तरीन साहब का ग्रुप आपके साथ राब्तों में था उस वक्त? बिल्कुल, आज भी हमारे साथ राब्ते आज भी राब्तों में? देखिए सही। पॉलिटिकल लोग, देखिए आप एक जद्दोजहद होती है सियासी, जब आप जद्दोजहद के लिए निकलते हैं तो फिर रास्ते बनते हैं। ये तो नहीं होता कि आप घर बैठे रहें और आपको घर आके कोई कहे कि आइए हम आपको अपनी हिमायत का यकीन यानी दिलाते हैं। राब्ते बरकरार रखे राब्ते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है बरकरार चीमा हैं। साहब, फिर 23 मार्च को अगर आती है ऑपोजिशन इस्लामाबाद की तरफ, वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ, तो फैसिलिटेट करेगी उनको हुकूमत? क्योंकि शेख साहब तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए, क्योंकि 23 मार्च जो है ना पाकिस्तान का दिन होता है बड़ा अहम। तो अगर 23 मार्च को ही आते हैं तो आप लोग फैसिलिटेट करेंगे उनको, या फिर कोई हमें हंगामा नजर आएगा 23 मार्च को? देखें, ये एहतजाज जो है वो हक है, उसमें सिंपल सी बात है, सड़क ना बंद करें, शहर ना बंद करें, बाकी किसी भी जगह बैठ जाएं पार्क में, हमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई एग्रीड जगह पे बैठें, उसका इम्पैक्ट उतना ही बड़ा है चाहे वो 126 दिन बैठे रहें धरना देकर, कोई मसला नहीं होगा। हाँ जी, 126 दिन बैठे हमें कोई इतराज़ नहीं है, 126 दिन बैठे कोई, सिंपल सी बात है, रोड ब्लॉक ना हो, सिंपल सी बात है कि शहरी तंग ना हो, कारोबार तंग ना हो, बाकी तो कोई इशू नहीं है। और तो अगर उन्होंने भी बिल्स जला दिए, अगर उन्होंने भी बिल्स जला दिए, और जिस तरह से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना देखा था, कुछ वैसी सूरत हाल हमें नजर आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था जिस दिन वो मुंतखब हुए थे कि पार्लियामेंट के ऑपोजिशन अगर आती है धरना देने के लिए, एहतजाज करने के लिए, तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको कंटेनर प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर खड़े होकर वो तकरीरें करें। जी मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं ये इमरान खान साहब की बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि हम इन्हें बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे, सिंपल सी बात है। मतलब इस बात पे सारे लोगों के, मेरे कैसर शेख साहब बड़े समझदार पार्लियामेंटेरियन है, आप कारोबारी आदमी है, कि आपकी ये जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो ना रुके, बाकी तो कोई इशू नहीं है ना। तो एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, करें ये, और मैं समझता हूँ अपनी पार्टी की करनी चाहिए, यू कैन से कि जैसे तरबियत भी करनी चाहिए। अभी ऑलमोस्ट 32,000 वोट इनका, 5500 चलो उनका था, बाकी 27,000 वोट इनका बिक गया उनको। तो 55,000 वोट, अगर 25 या 27,000 वोट ने पैसे ले लिए, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर की तरबियत नहीं की हुई, या नजरियाती वर्कर नहीं है। तो नजरियाती वर्कर को थोड़ा सा घर से निकालें, वो निकले बाहर, सड़कों पे आए, जांच करे, वो इकट्ठे हों, उसे पता लगे कि जमहूरियत की राह में कुर्बानियाँ दी हुई हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना सीखे। इस तरह तो ना करे कि जब जो पैसे दिखाए उसके पीछे चला जाए। सो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात पे कोई इतराज़ नहीं है, ये निकले मार्च में निकले, फरवरी में निकले, यानी आप कोई खतरा नहीं समझते पीडीएम को या ऑपोजिशन की दीगर जमातों को हुकूमत के लिए? देखें, हुकूमत को दो खतरे होते हैं, हुकूमत को दो खतरे होते हैं कि एक खतरा ये होता है कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक ना हो, दूसरा खतरा होता है कि ये लोग जो हैं ये इनकी क्रेडिबिलिटी हमसे बेहतर हो, हम मतलब आप कह लें कि ज़्यादा ज़हीन लोग हों, ज़्यादा क्रेडिबल लोग हों, ज़्यादा ईमानदार लोग हों, इनके बारे में रेपुटेशन हमसे बेहतर हो, इनका नज़रिया जो है या इनका जो बयानिया है वो लोगों को अपील कर जाए, हमारा ना अपील करे, तो वो एक ख़तरा होता है। दरमियान में ये जो आप कह लें कि ये जो आइनी हुकूमतें हैं, आइनी हुकूमत को आप कहेंगे गले से पकड़ के, गिरेबान से पकड़ के आप कुर्सी से उठा तो नहीं सकते ना। आपके पास दो ही तरीके हैं, या आपने वोट आउट करना है उसको कि आप पार्लियामेंट में अक्सरियत करनी है, या आप उसे कह लें कि उसका गवर्नेंस मुश्किल करनी है। वो दोनों काम आप कह लें अभी तक नहीं हुए, या ये कर नहीं सकते, या बाज़ औक़ात तो लगता है करना भी नहीं चाहते। और इसमें दूसरी बात है, इसमें डिफरेंस जो है ये बार बार देखते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी इटसेल्फ हुकूमत है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं है। ये इस डिफरेंस को नहीं समझ पा रहे, या तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है तो इसलिए आप इतना खतरा नहीं समझते हैं पीडीएम को? नहीं, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बन नहीं सकती ना, वो एक हुकूमत है, वो अपोजिशन है ही नहीं। वो तो पीडीएम का हिस्सा थी ना, चीमा साहब पहले थी। बनाने वालों की गलती है ना, बनाने वालों की गलती है, और बनने वालों को इतराज को नहीं होना चाहिए कि वो देखें एक टिकट में दो मजे लें, कि हुकूमत भी करें और आप कह लें कि अच्छा चीमा साहब ये बताइए, आपने कहा कि या तो परफॉर्मेंस अच्छी ना हो किसी गवर्नमेंट की तब खतरा होता है ऑपोजिशन से। परफॉर्मेंस आप किसको कहते हैं? इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, डॉलर का रेट कहां पर है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कहां पर पहुंच चुका है, एक नया मिनी बजट आने वाला है, हर बंदा हर शख्स परेशान है, हर किसी को समझ नहीं आ रही है कि वो अपना बिजली का बिल कहां से भरे, अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें कहां से लेकर आए। ये तो बेसिक चीजें हैं, इसके ऊपर सब परेशान है, तो फिर आप परफॉर्मेंस की बात हम फिर किस तरह से करें कि हुकूमत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है? देखिए, इसमें पहली बात तो आपका मिनी बजट में बात कर लूँ। मिनी बजट पे अगर देखें तो मिनी बजट जो है, मैं समझता हूँ कि ये जो तीन चीज़ें मैंने जो सामने आई हैं, चार चीज़ें सामने आई हैं कि जिनमें मिनी बजट आ रहा है। एक तो ये कि रीवैल्यूशन हो रही है प्रॉपर्टी की,
यहाँ पे अगर किसी भी जगह, शेख साहब को भी पता है कराची में यहाँ या लाहौर में, आमिर साहब को पता है कि कोई भी जगह जो 10 लाख का मरला है, वहाँ पे वैल्यूएशन, उसकी जो सरकारी वैल्यूएशन डीसी रेट है वो 2 लाख या 3 लाख है। अगर एक बंदा प्रॉपर्टी लेता है तो अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 10 लाख है और वो 2 लाख का टैक्स दे रहा है, तो अगर उस टैक्स को पूरा कर दिया जाए, 7-8 लाख या 10 लाख पूरा कर दिया जाए, तो इस बात पे किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए। दूसरी लग्जरी चीज़ों पे, लग्जरी आइटम जो है उन पे टैक्स मैं समझता हूँ उस पर सारे लोग इत्फाक करेंगे ये बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करती हो, या कोई ऐसा सेगमेंट जो प्रोडक्शन को या आपकी एक्सपोर्ट को या आपकी ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट को करता हो, कंट्रीब्यूट करता हो और उसको सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उस वहाँ पे कोई इशू हो सकता है। लेकिन अभी तक पॉइंट आउट किया नहीं अपोजिशन ने इस तरह कि ओवरऑल मिनी बजट की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है कि जो हर्ट नहीं होना चाहिए और इससे होगा। मुझे बाहर नहीं लगता कोई ऐसा सेगमेंट जो कि हर्ट नहीं हो ना होना हो रहा। ठीक है, ये कैसर साहब से पूछ लेते हैं ना, वो इकोनॉमी पर गहरी नजर भी रखते हैं, बिजनेसमैन भी हैं। कैसर साहब, आप सुन रहे हैं चीमा साहब की बात, वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई सेंटीमेंट होना नहीं चाहिए और अपोजिशन ने कोई पॉइंट आउट भी नहीं किया है इस सिलसिले में। अगर ये मिनी बजट आता है तो बड़ी बड़ी चीजें जो हैं लग्जरी आइटम्स, उनके ऊपर टैक्स। जी जी अच्छा, दो फिक्रे मैं और बोलूंगा इसमें कि दूसरी ये कि आप देखें कैसर साहब टेक्सटाइल से रिलेटेड लोग हैं, तो इन्हें पता है कि टेक्सटाइल ने किस तरह ग्रो किया है, ये बाकी इंडस्ट्री ने किस तरह किया है, सीमेंट ने किस तरह ग्रो किया है, ये बाकी हाउसिंग सेक्टर किस तरह कर रहा है। तो इकानमी की परफॉर्मेंस जो शेख साहब बात कर रहे हैं कि ये जो अभी रिसेंटली बड़ा क्या नाम है करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी मेन, आप एनर्जी के इंपोर्टर हैं तो एनर्जी की जो कास्ट 200 या 300% बढ़ी है उससे हुआ है। ये कोई पॉइंट उनका ठीक है कि ये इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप कह लें कि इट्स एन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारा 70-80% जो है उस पर नज़ार है। बाकी तो परफॉर्मेंस हमारी ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस पे आप कह लें कि, और दूसरा उन्होंने हाँ एक चीमा साहब महंगाई के बारे में तो जो गुजरा है ना वो भी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। परवेज खटक साहब ने ये बात की, मुराद सईद साहब ने बात की, शेख रशीद साहब बाहर हाँ ये कह चुके हैं कि चैलेंज हमारे लिए असल जो है वो ऑपोजिशन को नहीं समझते बल्कि महंगाई को समझते हैं। कैसर साहब, आपने सुनी चीमा साहब की बात, क्या कहेंगे आप लोगों ने पॉइंट आउट नहीं किया जो वो कह रहे हैं कि क्योंकि ऑपोजिशन ने पॉइंट आउट नहीं किया तो फिर इसके ऊपर बात हो ही जाती। जी देखिए, मिनी बजट तो आने वाला है, IMF के साथ इनका जो समझौता हुआ है वो तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब ये सही कह रहे हैं। देखिए मैं इससे पहले फाइनेंस कमेटी को चेयर कर रहा था और आज तक कराची का जो डिफेंस का रेट था प्रॉपर्टी का जो जिस पे ट्रांसफ़र होती थी वो 10 लाख था और वैसे उस वक्त 10 करोड़ रुपए 1000 गज के प्लाट का भाव था। तो 9 करोड़ 90 लाख की जो करप्शन थी, जो स्मगलिंग थी, जो गलत पैसा था ब्लैक का, वो वाइट हो रहा था। और किन का पैसा था? वो ब्यूरोक्रेट्स का था, वो रिश्वतखोरों का था। ये हुकूमत जो कुछ कराची में हुआ है, पीपल पार्टी वाले बड़े खूबी जानते हैं किन लोगों ने वो किया है वाइट। सब लोगों ने जो करप्शन की रकम जमा की थी वो उधर अपने प्लाटों में लगा ली। किन के पास है प्लाट सारे जानते हैं। और ये सही किया। पहले हमने कोशिश की, मुझे बड़ी रेजिस्टेंस मिली इसमें, लेकिन मैं डट गया। मैंने कहा अगर ये नहीं करना आपने, ये अमीर आदमी के ऊपर टैक्स है, ये एक किस्म का टैक्स है। जो प्रॉपर्टी का रेट ही इतना, आपने सबको पता है कि रेट है क्या, अनरियलिस्टिक रेट पे उसको ट्रांसफ़र हो रहा था। अच्छा कर रहे हैं ये जो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गरीब मर रहा है। अगर टैक्स लगाना भी है, बार बार मैं प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स और बढ़ाएं, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से जहाँ मुतवसत तबका और गरीब लोग जो है बेतहाशा वो उनको इफ़ेक्ट हुआ है, वहाँ अमीर लोगों ने, सरमायादारों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ने और जो लैंडलॉर्ड हैं बड़ी ज़मीनों वालों ने, उन्होंने बेतहाशा कमाया है। ऐसी कमाई दुनिया में कभी, मैं आपको 55-56 साल की अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ, इससे पहले भी हमारी फैमिली बिजनेस में है। तो ये ऐसी कमाई इतनी अनरियलिस्टिक जिसको विंडफॉल कहते हैं, तो टैक्स इनको लगाना चाहिए। ये अभी भी गरीब आदमी को टैक्स लगाएंगे, जो सेल टैक्स लगाएंगे ना जो मिनी बजट में, उसको गरीब आदमी को लगाएंगे। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स क्यों ना दें, विंडफॉल जिसको प्रॉफिट हुआ है उससे टैक्स लें और उसको ट्रांसफ़र करें। ये अभी देखिए 200 अरब रुपए डेवलपमेंट का प्रोग्राम ख़त्म किया जा रहा है। ये तो तयशुदा बातें कर रहे हैं, IMF ने कंडीशन लगाई। वो डेवलपमेंट का प्रोग्राम ख़त्म होगा तो किसको नुकसान होगा? आम गलियां नहीं बनेंगी, लोगों को बिजली नहीं मिलेगी और किसी किस्म का कोई जो नालियां और वो सारे हमारे इलाकों में जो और सड़कें जो इतनी ख़राब हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी आया हूं
चनियोट से। मैं यकीन से, आप समझ ही नहीं सकते, जो हमारे चनियोट को एक ऐसा बना दिया जिसके इर्द गिर्द कोई सड़क नहीं, का अप्रोच ही नहीं हो सकती, ना फैसलाबाद से हम वहां जा सकते हैं। शेख साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ आसान अल्फाज में, इस मिनी बजट के आने के बाद जो आम आवाम है, क्या उसके लिए मजीद महंगाई होगी? बहुत ज्यादा होगी, सेल टैक्स लग रहा है सारी चीजों में, और बहुत ज्यादा महंगाई। एक तो पहले महंगाई देखिए ना, चीमा साहब कह दे, इससे पूरा और ऊपर बुरान हो क्या सकता है जो महंगाई का आलम है। मैं आपको बताऊं, जो गंदम की कीमत है ना दुनिया में इस वक्त 100-125 रुपए किलो है। अभी 3-4 महीने में देखिएगा गंदम का हाल क्या होने वाला है। एक तो उसकी आपने अभी तक रिजर्व प्राइस कम रखी है, उसकी इमदादी कीमत, और ये आज अगर 60 रुपये या 55 रुपये या 65 रुपये में मिल रहा है किलो पे गंदम, तो आप देखिएगा 3-4 महीने में, मैं आपको पेशीन गोई कर रहा हूँ कि 100 रुपये से ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर ये कहा जाता है शेख साहब कि बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप होने के बाद इंपोर्ट की जाती है। मैं आमिर साहब से जानना चाहूंगी, आमिर साहब एक बात मुझे कहने, थोड़ा सा देखिए, बात ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तनख्वाहें हैं ना, 40,000 रुपये तक की तनख्वाह, इन्होंने ये गलत किया है जो 150 अरब ज़ाया कर रहे हैं ना, कि ये कहते हैं राशन में और इनमें लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, वो फ़ायदा नहीं होएगा, ज़ाया हो जाएगा। तनख्वाहें जो 40,000 रुपये तक हैं उसको कम से कम 20-25% बढ़ा दें, क्योंकि डॉलर बढ़े है और डॉलर के साथ तनख्वाह तो रुपए में दे रहे हैं, और वैसे कीमतें डॉलर के साथ है। सारी इंपोर्टेड हमारी 60, 65, 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट होने वाली है। 60 की होती है, 70 की हो जाएगी इस साल, 70 अरब डॉलर, जो कि हमारी कौमी आमदनी का 20-22% है। बहुत बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीज़ें, दालें हैं, हमारा ये मतलब खाने का तेल है, जितनी भी ग़िज़ाई अशिया भी हैं वो भी इंपोर्ट डॉलर से हो रही है। तो वो महंगा से महंगा होता जा रहा है, और तनख्वाहें आपने रुपए में रखी हुई हैं, वो बढ़ाते नहीं है। डॉक्टर महबूब हक साहब ने 87 का बजट बनाया, उन्होंने इंडेक्स कर दिया, उन्होंने कहा जितनी महंगाई हो उतनी आप तनख्वाहें बढ़ाएं, कम से कम। अब पिछले 2 साल से तकरीबन हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को जॉब से कोरोना की वजह से निकाला भी गया, तनख्वाहें भी कम की गई, और उसके बाद महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी है, तो डेफिनेटली लोगों का परेशान होना बनता है। हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। सवाल मैंने करना था आमिर साहब से, लेकिन वो ब्रेक के बाद आगे करूंगी। उसके बाद हमने NA 133 की भी बात करनी है कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कि 5,500 वोट से वो 32,000 वोट तक पहुंच गए इस ज़िमनी इलेक्शन में। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हमने बात करनी है NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन की, जहां पर जो एक सरप्राइज़ दिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। 5,500 वोट से 32,000 से भी ज़्यादा वोट लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जाता है। लेकिन इस पर बढ़ने से पहले एक सवाल मुझे आमिर साहब आपसे करना है, वो ये कि हम ब्रेक पर जाने से पहले महंगाई की बात कर रहे थे, तो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात, कि ये जो महंगाई है मुल्क में ये पीपल्स पार्टी की वजह से है। सर, क्यों आप लोग महंगाई क्यों नहीं सोच रहे फिर आवाम का? देखिए आयशा साहब, आपने भी ये सवाल करते हुए ज़रूर वज़ीर मौसूफ़ की बेवकूफ़ी के ऊपर, या वो कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, उस पर मुस्कुराई तो होंगी। देखिए, मुल्क में महंगाई है पूरे पाकिस्तान में, और कसूरवार सिंध हुकूमत है। कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, कसूरवार सिंध हुकूमत है। बदतरीन बेरोज़गारी है, कसूरवार सिंध हुकूमत है। बदतरीन गुर्बत है, कसूरवार सिंध हुकूमत है। इनके मावरीन खसूसी के नाम निकलते हैं हर कमीशन में, खा वो चीनी चोरी हो, खा वो आटे का करप्शन हो, खा वो पेट्रोलियम वाली वजारत में करप्शन हो, खा वो पोस्टल सर्विसेज के अंदर हो, मवासलात के अंदर हो, अद्वियात के अंदर हो, जहाँ पे निकलती है उसकी कसूरवार सिंध हुकूमत है। वज़ीर आज़म को यही नहीं पता कि जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिलते हैं या नहीं मिलते, इसकी भी कसूरवार सिंध हुकूमत है। मैं समझता हूँ ये वो माइंड सेट है। अभी चीमा साहब ने बड़े आराम से फरमा दिया कि पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन ही नहीं है, ये तो हुकूमत है। अरे भाई, हम उसी तरह अपोजिशन है जिस तरह पिछले दौर में आपकी KPK में हुकूमत थी और आप सबसे बड़े तुरम खान अपोजिशन बने हुए थे, और नून लीग की 2013 में पंजाब में हुकूमत थी और ये जुलूस निकाल के अपोजिशन बने हुए थे। ये क्या बात है कि अगर एक सूबे में आपकी हुकूमत है और 6 फेडरेटिंग यूनिट्स में और मरकज़ में कोई और हुक्मरान है, तो वो जो एक जगह पे बैठा है सारा कसूर उसका हो गया। कोरोना आया, हम इन्हें समझाते थे, वो भी कसूर हमारा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स देंगे फिर इसी तरह होगा कि इन्हें फॉर्म
गलत तरीके से फिल करके इलेक्शन से भागना पड़ेगा ताकि इज़्ज़त सादात बची रहे। मैं समझता हूँ कि लोग इन्हें झोलियाँ उठा के बद्दुआएं देना ख़त्म हो गया है। अब लोग इन्हें कोसने देते हैं, जाए तो सही, दरवाज़ा तो खटखटाएं, किसी गरीब के पास जाके तो देखें, वो इन्हें बताए कि किस तरह जिस घर में कोई मरीज़ है उसके लिए 500% महंगी अद्वियात ख़रीदना नामुमकिन है, 2 वक्त की रोटी पूरी करना नामुमकिन है, और आपने बुजदार जैसे को पंजाब के अंदर मुसल्लत करके 12 करोड़ लोगों के सूबे के अंदर आपने मजाक बना रखा है। आपका वज़ीर आज़म हमने कोई भाषण देने के लिए तो नहीं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो जाएं। अगर आपने 1.5 घंटे आगे ये बताना है ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, भाई आप वज़ीर आज़म हैं, आप हुकूमत हैं, आपको करना है, आपको मशवरे नहीं देने। जी आमिर साहब, आपको पॉइंट आ गया। चीमा साहब, NA 133 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यानी आपके साथ जो हुआ, गलत फॉर्म फिल हो गए या जो तायद कुनंदा तजवीज़ कुनंदा थे उनके वोट कहीं और निकल आए जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो गए। एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने जानबूझकर ये किया ताकि इलेक्शन ना लड़ना पड़े, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को ये इत्तलात मिली थी कि यहाँ से आप किसी सूरत नहीं जीतेंगे। देखिए, मैं अपना इसमें आयशा पिछला जो ये जो इलेक्शन लाहौर में जो सबसे कम मार्जिन से हल्का हारा हुआ PTI ने वो ये था 12,000 वोटों से, और लाहौर में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला हल्का हारा पिछले इलेक्शन में हमने वो NA 127 था जो मरहूम परवेज़ मलक जीते आतिफ चौधरी से, वो 88,000 वोट से 89,000 वोट 89,000 वोट से वो हल्का हारा था। तो मुझे पिछली बार मरियम बीबी के ख़िलाफ़ वहाँ पे टिकट मिली और मैंने इलेक्शन लड़ा, जहाँ से 89,000 वोट से हारा था, क्योंकि मेरी पार्टी ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई और मैंने वहाँ 70,000 वोट लिया, जो 40,000 वोट को मैंने 70,000 में कन्वर्ट किया। ये हल्का जो है ये मिनिमम वोट से हारा था हमने, और हुकूमत हमारी हो, मिनिमम वोट से आप हारे हुए हों, आपका वर्कर वहाँ मौजूद हो, मैं और फिर ये कि मैं SAPM मतलब फेडरल कैबिनेट में मौजूद था मैं, तो फेडरल कैबिनेट से मैं उठ के आया हूँ यहाँ पे 15 दिन पहले आया हूँ। तो मैंने जिस दिन कागज़ जमा कराए उससे एक दिन पहले मैंने रिज़ाइन किया। कागज़ जमा कराने से एक दिन पहले मैंने रिज़ाइन किया, 15 दिन यहाँ काम करके। सो मुझे काले कुत्ते ने काटा है कि पहले मैं रिज़ाइन करूँ, रिज़ाइन करके तो अगले दिन मैं कागज़ गलत फिल कर दूँ। ये क्या मतलब आपको लगता है कि मेरे सर पे कुछ सींग उगे हुए हैं? ये अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती होती है। बदकिस्मती जब होती है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी दुखी दिल वाली बात है मेरे साथ। तो हादसा हुआ तो इसे मैं इस तरह को जख्म खरीदने दोस्तों को नहीं चाहिए। एक जैसे सराकी में कहते हैं फलां बंदे को ऊंट पे बैठे हुए कुत्ता काट गया। अच्छा, शेख साहब तो वही हुआ है। शेख रशीद साहब ये कहते हैं, शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि ये पहला इलेक्शन है कि जीतने वाला भी खुश है, हारने वाला भी खुश है, और जिसने हिस्सा नहीं लिया जो बाहर हो गया वो भी खुश है। वो तो आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आप बाहर होके भी खुश हैं। आप क्या ये ठीक है कि आप खुश हैं बाहर होके? नहीं, मैं समझता हूँ शेख साहब की ये बात ठीक है। शेख साहब की ये बात ठीक है। इसमें यह है कि जीतने वाला समझता है कि मैं जीत गया हूँ, हारने वाला समझता है कि मैंने वोट ज़्यादा ले लिए हैं। और हमारा ये है कि हम समझते हैं कि हमारा वोट नहीं टूटा। हमारा वोट जो है, हमने उससे कहा था एब्सटेन करो, वो एब्सटेन किया उसने। जितने भी वोट पीपल्स पार्टी के ख़रीदे हैं वो मुस्लिम लीग नून के वोट बिके हैं। दोनों ने मिल के भी वोट उतने नहीं लिए जो मुस्लिम लीग नून ने अकेले लिए हुए थे। और फिर दोनों पार्टियां मिल के भी अगर 18% वोट नहीं निकाल सकी तो इसका मतलब है कि हमारी अपील पे लोगों ने तवज्जो दी है। तो ये बात हमारे लिए तसल्ली वाली बात है कि हमें लोगों ने। फिर दूसरा ये कि मैंने 15 दिन आपके लगातार जलसे, बोला आज भी मेरे 2 जलसे थे, हमने वर्कर कन्वेंशन किया। तो हमें आप कह लें कि जो यहाँ TV पे बैठ के लगता है ना कि बड़ी आप कह लें कि जिस तरह बैरिस्टर आमिर साहब बात कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो अगर कोई बंदा फील्ड में ना जा रहा हो तो उसे लगता है कि शायद ये बैरिस्टर साहब ठीक ही बात कर रहे हो। हमारा वर्कर ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। खुशी वाली बात यह है कि हमारा वर्कर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा वर्कर या हमारा वोटर हमारे साथ है। वो किसी भी कीमत पे जरदारी साहब जैसा जो निज़ाम है या आप कह लें कि नवाज शरीफ साहब जैसा जो निज़ाम है वो वापस नहीं लाना चाहता। तो फिर आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका फिर ये वोटर जो था ये कौन था? ये अगर PTI का भी वोटर नहीं था, नून लीग का भी वोटर नहीं था, बाकी जमातों का भी वोटर नहीं था, तो फिर ये कहाँ से आपके पास इतने सारे वोट आ गए? आयशा बीबी, वोटर ये हमारा नहीं, 90,000 से 46,000 आए थे। ये हमारा वोटर था जो इन्होंने चुराया था। देखिए, ये बने हैं लाडले, ये कोई अवामी जमातें तो है नहीं, कोई हमीद गुल ब्रांड है और कोई शुजा पाशा ब्रांड है। ये आए और उन्होंने अवामी जमात के अंदर इन्होंने 2 नंबर तरीके से, देखिए अब कैसी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा कि वो पार्टी जिसने अलीम खान मेरे जैसे
पॉलिटिकल वर्कर के मुकाबले पे उतार के और पैसे की नुमाइश करके NA 122 के इलेक्शन को दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन बना दिया था। वो कहते हैं जी वोट खरीदे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लाहौर के वोटर चीमा साहब बेज़मीरों के हल्के में आना चाह रहे थे ताकि आसानी से इनका पैसा चले, पहले ये हारते रहे और यहाँ से जीत जाए। वो कह रहे हैं कि हमारा नहीं था ये वोटर, हमारा वोटर तो निकला ही नहीं है। हमारा तो कैंडिडेट ही लोअर मिडिल क्लास से है, उसके आप असासे देखें, वो कहाँ से खरीद सकता है? और कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी जैसी जिसने पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट पार्टी ने कोई पैसे नहीं दिए इस इलेक्शन के लिए। देखिए पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, अगर हमने ये सियासत शुरू कर दी पैसे खरीदने, तो फिर हम कैसे पूरे पाकिस्तान से, कराची से लेके और खैबर तक हमने सियासत करनी है और हम वोट खरीदेंगे? ये क्यों नहीं मान लेते? अच्छा, सवाल आगे मैं जरूरी जो बात है, वजह ये है कि महंगाई से आजिज लोग और नून लीग से आजिज लोग, ये नून लीग ने 3-4 सड़कें दिखाई हैं लाहौर की, ये आप चले ना इस हल्के में और उस हल्के का जाके हाल देखें, या जहां पे ये 30-35 साल से काबिज हैं वहां पे पीने का साफ पानी नहीं है, हाल देखें। बिल्कुल, ये सारे मसले अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या दिया, कैसे उन लोगों को जगा दिया, मना लिया कि आए हमारे? अच्छा, उम्मीद से बड़ी चीज नहीं है इन लोगों के लिए, वो ये है कि लोगों ने कंपैरिजन किया है कि पीपल्स पार्टी के 2008 से 2013 के दरमियान आटा 16 रुपए किलो था, शेर आया, शेर ने आटा खा लिया और आटा हो गया 35 रुपए किलो। अब ये आ गए हैं ईमानदार, पारसा, और इन्होंने आटा कर दिया 90 रुपए किलो। चीनी आज 200 गुना ज्यादा प्राइस पे है जो हमारे दौर में थी। अद्वियात की 1000% कीमतें बढ़ गई हैं जो हमारे दौर में थी। बिजली का यूनिट हमारे दौर में 4 रुपए और गरीब के लिए 1 रुपये 80 पैसे था, आज 30 से 35 रुपए यूनिट है। तो लोगों ने कंपैरिजन किया है कि पीपल्स पार्टी आए तो रोजगार देती है, तनख्वाहों में 150% इजाफा करती है, पेंशन में 180% इजाफा करती है, 70 लाख गरीब तरीन लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देती है। तो गरीबों के इलाकों में गरीबों की पार्टी को जिसने इतना कुछ किया हो उन्हें वोट ना मिले, कारोबारियों को कैसे मिले? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना होने से, एक सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना होने से इलेक्शन में आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है? नहीं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। खुद ही तो ये कहते हैं कि हमारा वोटर निकला ही नहीं है। तो इनका वोटर देखिए, जहां पे ये थे NA 249 में, उधर हमने इन्हें नाको चने चपवा के इन्हें इबरतनाक शिकस्त दी है। इनका वजीर वोडा, ये तो भी बाकायदा वजीर नहीं है, वो 3 साल से वजीर रहा और बड़ा ब्लू आइड वजीर रहा, उसे हमने 6ठे नंबर पे भेज दिया। अच्छा, ये जो आप उम्मीद की बात करते हैं कि आपने उम्मीद के बलबूते पे लोगों को निकाला और लोगों ने आपको वोट दिया, तो सिंध में आप की गवर्नमेंट है, वहां पर चीनी क्यों महंगी है, वहां पर आटा क्यों महंगा है? देखें, अगर ये मामला सूबाई हुकूमतों का हो तो कभी इमरान खान KPK में वही कीमत होती थी आटे की तो जुलूस क्यों निकालते थे? नवाज शरीफ पंजाब में वही कीमत होती थी आटे की जब हमारी हुकूमत थी तो जुलूस क्यों? ये मरकजी मामला है, बजट कोई सूबाई भी बजट के साथ मामलात पे फर्क नहीं पड़ता। ये फेडरल सारे मामलात हैं, इमदादी कीमतें मुकर्रर करना, मामलात करना, तो इसलिए ये वो मामला और है। और दूसरी बात देखिए, ये उम्मीद इस तरह जगती है लोगों के अंदर कि लोग देखते हैं कौन सी क़यादत उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी है। वो देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी 12 साल जेल भी काट लेता है, बीमार भी ज्यादा होता है, लेकिन मुल्क से भागता नहीं। मैं आपको मतलब हद है कि हमने पूछा कि आप के घर ये बख्तावर बीबी का बेटा हुआ है और आप दुबई, तो उन्होंने कहा मैं इनसे माफी मांगू और इनसे कहूं कि मुझे मुल्क से बाहर जाने दें, मेरा नाम निकालें। और ये एक दूसरी तरफ लोग वो क़यादत देखते हैं, मेरी क़यादत 49 साल की उम्र में फांसी कबूल करती है और इधर 75 साल की उम्र में हाथ पांव और सर झुका के जोड़ वोड़ के बाहर भाग जाते हैं। तो फिर लोग देखते हैं फिर उन्हीं जमातों के साथ हम बहादुर लोगों के साथ चलें। आप उन्हीं जमातों के साथ इत्तेहाद फिर किस तरह से कर लेते हैं? हमारा इत्तेहाद इनके साथ कभी वोटों का नहीं हुआ। हमारा इत्तेहाद अपोजिशन में हो तो करना पड़ता है, इवन हुकूमत में हो तो हमने जहाँ पे मुल्क को आइन की बहाली हो हम इकट्ठे होंगे, वो तो सारा ये एक सियासी निज़ाम है। हमारा इनका वोट पे इश्तराक नहीं हो सकता। ज़िया बाक़ियात का भुट्टो शहीद की जमात के साथ कभी भी इत्तेहाद वोटों पे नहीं हो सकता। और यही फर्क आपको नजर आने चाहिए। ये सोए रहे, ये समझते रहे कि हमने खरीदे हैं, ये इसी तरह ख्वाबे गफलत में रहे। इनकी लुटिया डूबने वाली है, कुछ की डूब गई, कुछ की डूबने वाली है, इन्हें समझ आ जाएगी। हमारे 6 गुना वोट बड़े हैं, इनके आधे कम हो गए हैं, इनके सफे मातम बिछी हुई। कैसर साहब, बड़े सवालात उठने लगे हैं मुस्लिम लीग नून, आप सुन रहे हैं आमिर साहब को, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी भी
आसिफ जरदारी साहब की बात की कि वो इतने बीमार होने के बावजूद बाहर नहीं भागे, जेल भी काट ली, लेकिन दूसरी तरफ एक वो क़यादत है जो बाहर चली जाती है बातचीत करके हर दफा। क्या इसका जवाब देना चाहेंगे सर आप? जी देखिए, आपने बहुत वक्त दिया, दो बार उनको वक्त दिया। जी आपका वक्त है, आप बताइए। कहते हैं टर्नओवर, जी इन्होंने ये कहते हैं कि मैं खुद कराची में रहता हूँ। आमिर साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। ये बताएं कि कराची में जो अभी इलेक्शन हुआ, ये तो सिंध की पार्टी है ना, 15,000 वोट टोटल लिए इन्होंने और जीत के वापडा की सीट से, और इतने खुश हैं 15,000 वोट लेके। वो इनके वहाँ वोट क्यों नहीं दिलवा लेते? ये जो इतना पंजाब में बात कर रहे हैं, सिंध में तो ये बात सुने। अब आमिर साहब जरा थोड़ा सा तसल्ली करके मेरी बात भी सुने। 14 साल इनकी हुकूमत है सिंध में, मैं भी वहाँ रहता हूँ। वहाँ की जो सड़कों का हाल है, जो पानी में माफिया है, जो करप्शन का इंतहा है वहाँ पे, और जो कुछ हुआ इनके दौरे हुकूमत में 16-16 घंटे बिजली नहीं थी, ये क्या हुआ है इनका? और लॉ एंड ऑर्डर का जो सूरत हाल है वो तो सूबाई मामला है ना। वो चलो छोड़ो, महंगाई को तो अपना छोड़ दीजिए। जो कराची में जो कुछ कत्लो गारत हुआ, मेरी अपनी फैमिली का, मेरा सगा कज़न का बेटा और मेरी साली का बेटा, वो मारा गए। आप क्या कहते हैं? हम वहाँ बिजनेस करते हैं, मैं बिजनेस का वहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर रहा हूँ। पीपल पार्टी ने जो अंधेर मचाया है, ये सारी खरीदारी की है, इनके पास बहुत पैसा है। मैंने यही तो कहा कि क्यों 15 साल 10 करोड़ या 12 करोड़ वाला प्लाट 10 लाख रुपए में किसने ट्रांसफर किया है? जाके पता करें कि हजारों लाखों प्लाट वहाँ पे कौन 10 लाख में लेके गया है। सारा चोरी का पैसा, सारा स्मगलिंग का पैसा, सारी करप्शन का पैसा ये ट्रांसफर होता है। आप अगर जब तक आप सही तरह करेंगे नहीं, आप मेरिट पे मामलात को नहीं करेंगे, ये सारा वोट बिका है वहाँ पे लाहौर पे जो कुछ हुआ है, क्योंकि उनके पास बहुत इंतहा पैसा है और जो पैसे को रोकने वाला ही कोई नहीं है किसी को। जब तक देखिए ना, ये कहते हैं, मुझे ये कह रहे हैं आमिर साहब कहते हैं कि हुआ जो पीडीएम ने जो कुछ किया, मुझे ये बताइए कि आइए ना सेनेट में आके नो कॉन्फिडेंस कर लें। सबसे पहले आप पंजाब की बात करते हैं, सेनेट में तो आपकी और हमारी, आप कहते हैं ना अपोजिशन वालों की बहुत वास्ट मेजॉरिटी है ना, सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस वहां करें आके। वो क्या होता है? हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। हमने यूसुफ रजा गिलानी, बात सुन ले मेरी, यूसुफ रजा गिलानी को हमने पूरे वोट दिए, हर एक ने वोट दिए, पूरे वोट हर एक को उसके पड़े। और जब ये तय हुआ था कि यहाँ पे अपोजिशन लीडर सेनेट में मुस्लिम लीग का होगा, तो इन्होंने वो अपना सारा ऐद तोड़ दिया। ये क्यों पीडीएम टूटी है? क्योंकि ये हुकूमत के भी मजे ले रहे हैं, अपोजिशन के भी मजे ले रहे हैं। ये ठीक है कि हम असेंबली में हम साथ, इस बार भी क्या हुआ, हमारा एक वोटर वहाँ पे 99 सेनेटर और एमएनए थे, इनके 5-6 लोग बीमार हो गए या बाहर चले गए। इस तरह थोड़ी होता है कि आप अपोजिशन की भी बात करें और हुकूमत की भी बात करें। 16 घंटे NA 133 में क्या हुआ? अब जो 90,000 वोट 2018 में नून लीग ने लिया था, सीधा हुआ ना जी। अच्छा, जी मैं आपको कहता हूँ सीधा हुआ ना कि वोट तो खरीदे गए ना। किधर गए हमारे वोट? पहले इन्होंने खरीदे थे कि वोट। हमने कौन सा हुकूमत में, हमको हुकूमत में थे या हमने को बैड परफॉर्मेंस? ये लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं, आप लोग इन पर इल्जाम लगाते हैं वोट खरीदने का। इमरान देखिए, आज तक मुझे बात सुने, शेख साहब आज तक हम पे के इल्जाम नहीं है। देखिए मैंने इनकी बात पूरी सुनी है, इन पे तो इल्जाम है। असगर खान मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी फरमाइए। आप कैसे सर कंप्लीट कर लें? आप अपने वक्त पे बात जरूर कीजिए, कंप्लीट कर लें आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो दोनों पार्टियां इल्जाम लगाएंगी, ये तो कोई इंक्वायरी होगी तो सही पता लगेगा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या होता है, कराची में जो इलेक्शन हुआ है 15,000 वोट से इनका एमएनए बना है। वहाँ क्या हुआ इनके, अगर ये इतनी पॉपुलर है तो वहाँ 15,000 वोटों से जीता है आपका बंदा। आप 15,000 से एमएनए जीता है आपका, और आप इतना उसमें नाजा हैं, इतना फख्र कर रहे हैं। तो कराची की परफॉर्मेंस आपकी क्या है? जो पानी किसी को मिलता है बगैर पैसे खाए हुए, जो बिजली का हाल है, जो सड़कों का हाल है, वहाँ किधर गया है? लड़काना में देख लीजिए कितना डेवलपमेंट का पैसा लगा। लड़काना कभी आप गए हैं आमिर साहब? वहाँ पे कभी गए होंगे ना? मैं भी लड़काना के करीब, मेरी हमारी फैमिली की भी लड़काना के करीब राइस फैक्ट्रियाँ थी। जी बताइए ना कि क्या होता है वहाँ पे, लड़काना क्यों डेवलप? आप सही, अब आमिर साहब से जानते हैं। जी आमिर साहब, शेख साहब जो बात करें, अब मेरी टर्न है। शेख साहब देखिए, बात ये है, ये तो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है, आप मेरे पे लगाएं, मैं आप पे लगाऊं, वोट खरीदे हैं, वोट बेचे हैं, लेकिन आप पे तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है असगर खान केस में कि आपने से पैसे लेके
तो आपने इलेक्शन चोरी किया, डाका डाला, आपने उसामा बिन लादेन से पैसे लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद किया, पैसे की सियासत, चमक की सियासत आप सहाफ़ियों में तकसीम करने वाले, आपने पाकिस्तान की सियासत को प्रागंदा किया है, लोगों को ख़रीदा है, हॉर्स ट्रेडिंग की है, छांगा मांगा वाले वो हमें कह रहे हैं वाजी वाह 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो ना किया करें। पाकिस्तान में पैसे की सियासत मुतारफ करवाने वाले अब हमें कह रहे हैं कि हम वोट खरीद रहे हैं। तो भाई अगर आपने कल तक ये खरीदे थे तो चले, अगर हमारे पैसे से आप समझते हैं खरीदे जा रहे हैं तो हमारा पैसा हराम है, आपका हलाल है, आपका लगे तो ठीक। मेरे ख्याल में वोटर को इतना बेज़मीरा ना समझे, आके मैदान में मुकाबला लास्ट मिनट है। और जिस तरह से मुझे नजर आ रहा है, लगता है कि आज आसिफ जरदारी साहब ने जो मुलाकात की है उन्होंने बिल्कुल ही कह दिया है कि नून लीग से राहें मुकम्मल तौर पर जुदा। चीमा साहब आखिरी मिनट है, आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी। आप सुन रहे हैं, देख भी रहे होते हैं कि जो अपोजिशन जमातें खास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी वो कहीं पर तो यानी कि पार्लियामान में तो हमें नजर आती है साथ, लेकिन अब जो सिचुएशन नजर आ रही है काफी राहें जुदा जुदा नजर आ रही हैं। हुकूमत के लिए बड़ी आसानी है, ये इकट्ठी नहीं हो पाएंगी, कोई हमें तहरीक उस तरह की नहीं नजर आएगी हुकूमत के खिलाफ, और खुश भी है काफी हुकूमत के ऐसी हमें ऑपोजिशन मिली है। देखिए इनकी ऑपरेशनल फिलासफी एक है, ऑपरेशनल फिलासफी एक है, फिर पैसे से सियासत, सियासत से पैसा, और मनी ख़ानदानी सियासत, फिर पैसे और इख्तियारात का इर्तिकाज़। ये मतलब आप कह लें इनकी ऑपरेशनल फिलासफी या सियासी फिलासफी है, पॉलिटिकल फिलासफी। पॉलिटिकल फिलासफी एक हो तो फिर बाकी इख्तलाफात तो छोटी मोटी डिटेल पे होते हैं कि जी मेरा हिस्सा थोड़ा है या ज़्यादा है, या मेरी ज़्यादा मानी गई या थोड़ी मानी गई, मेरी कुर्सी ऊपर है या नीचे है। इस तरह के छोटे मोटे इख्तलाफात हैं। हमने कभी इनको मुख्तलिफ नहीं समझा, सच्ची बात है। ये हमेशा से एक है, ये आइंदा भी एक ही रहेंगे। हाँ, अगर कोई शरीफ आदमी दरमियान में ना रहे फिर आपस में इख्तलाफ हो जाएगा। इनका ठीक है कि बारी किसकी है या किसकी नहीं, या हिस्सा कितना है, तो हिस्से पर इख्तलाफ होगा। ऑपरेशनल फिलासफी पे, जमहूरी कदरों पर, जमहूरी तरीक़ेकार पे, इस मुल्क का आइन क्या होना चाहिए, ठीक है चीमा साहब, आपको पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया, उस पे इख्तलाफ का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें इजाजत दीजिए, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।